फिर बात आती है नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है, तो हम लोगों ने बात की कि जो नवदा टोली है, ये जो नवदा टोली है ये बेसिकली कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। MP। और मध्य प्रदेश में खरगोन डिस्ट्रिक्ट है, मध्य प्रदेश में खरगोन डिस्ट्रिक्ट है। खरगोन डिस्ट्रिक्ट में नवदा टोली के तट पर ये बसा हुआ है। अब नर्मदा नदी के तट पर जो है नवदा टोली बसा हुआ है, और नर्मदा नदी के एक तरफ नवदा टोली और दूसरी तरफ एक और इम्पोर्टेंट और हिस्टोरिकल सिटी वहां की, जिसका नाम है महेश्वर। महेश्वर की साड़ियां जो है वो मशहूर हैं। तो वो महेश्वर, एक तरफ महेश्वर है और एक तरफ जो है वो नवदा टोली है। क्लियर, यहां तक कोई डाउट? नो। ठीक। फिर हमारे पास अगला है वृहद पाषाण स्मारकों। वृहद पाषाण का मतलब होता है मेगालिथ। मेगालिथ के बारे में पढ़ लिया है, पढ़ा हुआ है ना। ठीक। यस सर। मेगालिथ जो शब्द है वो ग्रीक भाषा से बना हुआ है, जहां पर मेगा का मतलब होता है बड़ा, लिथ का मतलब पत्थर, हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पर कह रहा है कि स्मारकों की पहचान की गई है सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, आप लोग बेहतर जानते हैं, इसका उत्तर क्या होगा? बी। 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 कोई डाउट नहीं, बिल्कुल क्लियर है, बी है, पढ़ा हुआ है, मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर जब खुदाई हुई इन स्थलों की, आर्कियोलॉजिकल जब एक्सकेवेशन हुआ, तो यहां पर ये देखा गया कि यहां पर एक कब्र है या कब्रगाह है, बरियल साइट्स हैं, और उनके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थरों को रख दिया गया है, एक तरीके से उससे इसको सराउंड कर दिया गया, सर्कल कर दिया गया है। तो ऐसी जगहों को कहा गया मेगालिथिक साइट्स या मेगालिथिक स्मारक कहा गया। ये जो चीजें हैं वो जनरली हमको, वैसे तो कई जगहों पर मिलती है, लेकिन इनका जो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन हमको मिलता है वो साउथ इंडिया में देखने को मिलता है, जहां पर बड़े बड़े पत्थरों से बनी जो स्ट्रक्चर्स थे उसके नीचे शवों को दफनाया जाता था। इनके भी कई सारे टाइप्स हैं, डोलमेन है, सिस्ट है, स्टोन सर्कल्स वगैरह वगैरह जो हम लोगों ने देखे हैं। ठीक। यहां अगर हम लोग देखें तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये दिखाती कि उस समय के लोग इतने बड़े बड़े पत्थरों को लेकर कैसे वहां पर रखते होंगे। तो वहां का जो इंजीनियरिंग स्किल है उसको यहां पर देखने का मौका हम लोगों को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा, राग का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? बात हम लोगों ने करी है। अगर हम देखें तो साउथ इंडिया की जो मेजर साइट्स हैं, अधिकतर साइट्स हैं, वहां पर हमको राख के टीले मिलते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम राख के टीले के कंटेक्स्ट में हमारे सामने आता है वो एक साइट का आता है। उस साइट का नाम क्या है? संगन कल्लू। संगन कल्लू। ठीक। बुदिहाल, कुलडीवा, ब्रह्मगिरी और संगन कल्लू में सही ऑप्शन हमारे पास संगन कल्लू है। ये जो राग के टीले हैं ये हमको कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। हम लोगों ने जब पढ़ा था जिसकी बात की थी, और यहां मैंने बताया था कि ये जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि ये उस समय जो पशुपालन करने वाली जो कम्युनिटीज होंगी, उनके जानवरों के जो गोबर के ढेर होते होंगे वो ये रहे होंगे, उनको इकट्ठा करते रहे होंगे और बाद में उनको जला देते रहे होंगे, जिससे कि ये राख के टीले जो है ये बन गए। और ये राख के टीले ये बताते हैं, ये इस चीज का प्रमाण देते हैं कि उस समय की जो सोसाइटी थी वो कैटल रियरिंग यानी कि पशुपालन पर कितनी ज्यादा डिपेंडेंट रही होगी। ठीक है। संगन कल्लू कहां पर है? कर्नाटक। कर्नाटक में। बिलारी में सर। बिल्कुल सही, वेरी गुड, कर्नाटक के बेल्लारी जिले में है हमारा संगन कल्लू। और सबसे स्टैंडर्ड आंसर इन क्वेश्चन में जहां पर राग का टीला आएगा वहां पर हम संगन कल्लू ही लगाएंगे। बुदिहाल की बात करें तो बुदिहाल जो है ये भी कर्नाटक में है। और बुदिहाल से भी, क्योंकि देखिए केवल संगन कल्लू से राख के टीले नहीं मिले हैं, बहुत सारी जगहों से मिले हैं, और बुदिहाल से भी राख के टीले मिले हैं। लेकिन अगर हमारे पास ऑप्शन में बुदिहाल और संगन कल्लू या दूसरी साइड और संगन कल्लू दोनों हो, तो हम अपनी पहली प्रायोरिटी किसको देंगे? संगन कल्लू को देंगे, क्योंकि ये सबसे पहला खोजे गए स्थल जो है राख के टीलों वाले उनमें शामिल है, और इसकी बहुत डिटेल्ड स्टडी जो है वो करी गई है। अगर संगन कल्लू यहाँ पर ना होता तब हम किसको लगाते? तब हम बुदिहाल को लगाते। ठीक, क्लियर। ठीक। कोल्डीवा वगैरह जो है ये एग्रीकल्चर, चावल वगैरह से संबंधित चीजों के बारे में हम जानते हैं, और ब्रह्मगिरी जो है वो मेगालिथिक बरियल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वहां पर ये राख के टीले से संबंधित नहीं है।
अगला है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, बड़ा सिंपल सा सवाल है। भीमबेटका हम जानते हैं मध्य प्रदेश का जो रायसेन जिला है वहां पर एक जगह है अब्दुल्लागंज, वहां पर सिचुएटेड है। और क्या आंसर होगा इसका? ए। ए, ए। गुफाओं के गुफा सर्च। गुफाओं के शैलचित्र यानी कि जो रॉक पेंटिंग्स हैं वो यहाँ पर हमको मिली हैं। और एक चीज और हमको ये पता है कि जो भीमबेटका है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ना। और अगर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तो ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एक जगह है। ठीक। यहाँ हम अगर देखें तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, और केवल गुफाओं में नहीं, वहां पे जो पत्थर है वहां पर भी बहुत बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में जो चित्र हैं वो हमको देखने को मिले हैं, जो प्रीहिस्टोरिक पीरियड के हैं। और प्रीहिस्टोरिक पीरियड में भी सबसे ज्यादा चित्र जो यहाँ पर मिले हैं वो कौन से पीरियड के मिले हैं? मीजोलिथिक पीरियड के मिले, यानी कि मध्य पाषाण काल के मिले हैं, है ना। घुड़सवारी, शिकार, नाचने गाने का, कम्युनिटी लाइफ के और अलग अलग जानवरों के जो दृश्य हैं यहाँ के चित्रों में दिखाए गए हैं। खोज किसने की थी भीमबेटका की? 1957। बच्चों 1957 में हुई थी, लेकिन हमको 1957 1958 किताबों में लिखा देखने को मिलता है कि किसने थी? वीएस VS। वाकणकर। पूरा नाम है विष्णु श्रीधर वाकणकर। ठीक है। उन्होंने इसकी खोज की थी। वो बेसिकली ट्रेन से कहीं जा रहे थे और ट्रेन से जाते समय उन्होंने खिड़की से देखा कि इस तरीके की गुफाएं हैं, इस तरीके की पहाड़ियां हैं यहाँ पर। तो उनको ये लगा कि यहाँ पर कोई, अब आर्कियोलॉजिस्ट का दिमाग तो वैसे ही चलेगा, तो उनको ये महसूस हुआ कि यहाँ पर कोई प्राचीन जो कम्युनिटी सभ्यता जो है, कल्चर है या मानव सभ्यता है वो यहाँ पर हो सकती है। फिर 1957 में वो वहां पर जाते हैं और खोज करते हैं, तब उनको यहाँ पर ये रॉक पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। ठीक। जो ये बताती हैं कि उस समय के लोग कला के बारे में भी अवेयर थे। ठीक। भीमबेटका नाम कैसे पड़ा? भीम से संबंधित है। भीमबेटका मतलब जहां पर भीम जो है वो बैठते वगैरह रहे होंगे। तो एक यहाँ पर लोक कथा है, उसके हिसाब से जो पांडव अपना अज्ञातवास या वनवास बिता रहे थे तो यहां से भी होकर गुजरे थे। और ऐसा माना जाता है कि भीम जो कि बड़े विशालकाय थे वो यहाँ पर रुके थे कुछ समय के लिए। और यहाँ के पत्थर कुछ ऐसे देखने में लगते हैं जैसे बड़े बड़ी कुर्सी रखी हो, बड़े सोफा रखे हो। और क्योंकि ये कुर्सी या सोफे जैसे लगते हैं देखने में, तो इसका नाम क्या रख दिया गया? भीम के बैठने की जगह या भीमबेटका रख दिया गया। बाकी कोई ऑप्शन तो ऐसा है नहीं जिसको हम लोग डिस्कस करें, तो क्लियर, आगे चले। ठीक है। यस सर। फिर हमारा जो है वो अगला है, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ अजंता का नाम है, बाघ का नाम है, भीमबेटका का नाम है और अमरावती का नाम है। ये सारे जो नाम है, ये सारे नाम जो है वो चित्रकला से ही संबंधित हैं। अजंता में भी हमको गुफा में चित्र मिलते हैं, बाघ की गुफा में भी हमको चित्र मिलते हैं ना, तो सभी संबंधित है। लेकिन यहाँ पर जो डिस्टिंग्विशिंग टर्म है वो है प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक यानी ये प्री हिस्टोरिक जो भीमबेटका। चित्रकला है वो हमारा भीमबेटका हो जाता है। ठीक है। भीमबेटका में मीजोलिथिक पीरियड के सबसे ज्यादा मिले हैं। इसके अलावा पैलोलिथिक में जो लेटर पीरियड है, जो ट्रांजिशन पीरियड है, वहां के भी हमको देखने को मिले हैं। ठीक। अजंता को अगर देखें तो अजंता से भी हमको चित्र मिले हैं। और ये अजंता की गुफा जो है ये चित्रकला के लिए बड़ी प्रसिद्ध है। बहुत से लोग, बहुत टूरिस्ट लोग वहां पर जाते हैं। लेकिन ये प्रागैतिहासिक काल की नहीं है। यहाँ पर जो चित्र हमको मिले हैं वो 2nd सेंचुरी बीसी से लेके 7th सेंचुरी एडी तक के चित्र हमको यहाँ पर 7वीं शताब्दी तक के चित्र हमको देखने को मिलते हैं, जो किससे संबंधित हैं? बौद्ध, मुख्यतः बौद्ध धर्म और बहुत जात कथाओं और से गुप्त धन। संबंधित हैं। जातक कथाओं से ये संबंधित चित्र यहाँ पर है, तो प्रागैतिहासिक काल का नहीं है। ऐसे बाघ की गुफाएं हैं हमारे पास। बाघ की गुफाएं भी अपनी जो चित्र है, अपनी जो पेंटिंग्स हैं, जो खासतौर से इनको म्यूरल पेंटिंग्स कहा जाता है, उनसे रिलेटेड है। और ये भी प्रागैतिहासिक काल की नहीं, ये भी गुप्तन एरा और बाद के एरा की है, यानी कि हिस्टोरिकल पीरियड की है। अमरावती जो है ये चित्रों के लिए तो नहीं मशहूर है। अमरावती मशहूर किसके लिए है? स्तूप और मूर्ति कला। ठीक है। अमरावती के नाम पर एक अमरावती स्कूल यानी कि अमरावती शैली भी है मूर्ति कला की। ठीक। तो ये चित्रकला से संबंधित नहीं है, स्तूप और मूर्तिकला से संबंधित। तो सही जवाब हमारे पास भीमबेटका हो गया। बाकी ऑप्शंस भी आपको क्लियर हो गया ना कि क्यों नहीं है। जी। ठीक। अगले में चलते हैं हम लोग। अगला जो सर क्वेश्चन, बाघ किस टाइम से रिलेटेड बताए थे?
बाघ जो है हमारे पास, जो ये भी बेसिकली क्या है, ये गुप्त काल और गुप्त काल के बाद के एरा से रिलेटेड है बाघ। एक नदी है बाघोरी, अजंता बाघोरी नदी, उसके तट पर होने की वजह से इसका नाम बाघ पड़ा। ठीक है। अजंता सभ्य जैसे मौर्यकालीन और मौर्यकालीन गुप्तकालीन सभी अजंत सभ्यता इसमें आएंगी ना सर बहुत अजंता बहुत, में। हाँ, 2nd सेंचुरी BC से 7th सेंचुरी AD तक है ना, बहुत लंबा पीरियड, 900 साल का समय है इसमें, तो बहुत सारी हाँ चीजें इसमें सर। आ जाती हैं। ठीक। फिर अब देखिए, फिर से भीमबेटका आ गया, और यहाँ का ऑप्शन हमको पता है, भीमबेटका कहाँ पर है, अब्दुल्लागंज, रायसेन। इसको डिस्कस करने की जरूरत है क्या? नहीं सर। नहीं है। फिर आगे हम लोग चलते हैं, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र जो है वो प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पर जगह है हमारे पास, घगरिया, भीमबेटका, लेखैया और आदमगढ़। लेखैया के, यहाँ दो लेखइयों में भी मिले थे सर भीमबेटका, लेकिन भीमबेटका में सबसे अधिक मिले। भीमबेटका में सबसे ज्यादा हमको मिले हैं। ठीक है ना, हाँ। इसमें कोई डाउट तो है नहीं। ठीक। अभी लेखइया लेखैया, में लिखवा लेखनिया वगैरह का नाम हमारे भी- सामने आया था, पवन जी ने पूछा था इसको। भीमबेटका से सर अगर घगरिया, अभी अभी बात करते हैं, घगरिया। अभी अभी डिस्कस करते हैं एक एक करके सारे को। ठीक है, घगरिया के बारे में बात करते हैं। भीमबेटका जो है, ये 700 से ज्यादा रॉक शेल्टर्स यहाँ पर हैं, और इन 700 से ज्यादा जो रॉक शेल्टर्स हैं, उनमें 500 से भी ज्यादा जो रॉक शेल्टर्स हैं, उनमें हमको चित्रकारी देखने को मिलती है। और इसी वजह से कहा जाता है कि सबसे ज्यादा जो रॉक पेंटिंग्स हमको मिली हैं, वो भीमबेटका से मिली हैं। ठीक। और कई सारे एरा जिसमें हमारे पास अपर पैलेलिथिक से, हम लोगों ने भी बात की थी, मेजोलिथिक और मेजोलिथिक के बाद के भी चित्र हमको यहाँ पर देखने को मिलते, लेकिन सबसे ज्यादा किसके हैं? मेजोलिथिक के हैं। घगरिया, घगरिया कौन पूछ रहा था? सर मैं पूछ रही थी कहाँ हाँ, पे है, ये दीक्षा नाम जी। पहले आया। हाँ, घगरिया की हम लोग बात करें तो ये MP में है। MP में सीधी जिला है एक, है ना, सीधी जिला। तो ये सीधी जिले में है, यहां से भी हमको जो है वो रॉक पेंटिंग्स मिली हैं, लेकिन भीमबेटका के मुकाबले बहुत ज्यादा कम है। लेखैया जो है, या लेखनिया जो है, मिर्जापुर में है, उत्तर मिर्जापुर प्रदेश में। में। यहाँ से माइक्रोलिथ भी मिले हैं, चित्र भी मिले हैं, मानव कंकाल भी मिले हैं, पत्थर के भी बहुत सारे उपकरण यहाँ से मिले हैं। बात चित्रों की कर रहे हैं तो चित्रों में भी भीमबेटका के सामने कहीं पर भी नहीं टिकता है। फिर आता है हमारे पास आदमगढ़। आदमगढ़ की जो पहचान है वो बेसिकली किसके लिए है? पशुपालन के लिए है। पशुपालन। हाँ। ठीक, पशुपालन के लिए है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आदमगढ़ से हमको चित्र नहीं मिले, आदमगढ़ से भी चित्र मिले हैं। लेकिन वही वाली बात है, बात हम कर रहे हैं किसकी, सबसे ज्यादा चित्र हमको कहां से मिले हैं? तो वो कहां से मिले हैं? भीमबेटका। तो जवाब हमारे पास, जब इस सबसे ज्यादा चित्र मिलने की बात आए, या सबसे बड़ा सेंटर होने की बात आए रॉक शेल्टर्स या रॉक पेंटिंग्स का, तो बिना किसी शक के हमको किसको चुनना होगा? हम भीमबेटका को ही चुनेंगे। और यही वजह है, इसी यूनिकनेस की वजह से क्या बनी है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है यूनेस्को की। चलें आगे। यस सर। जी सर। फिर है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? जवाब क्या है? हम लोग इन सब के बारे BS में यस, बात कर सके हैं। वाकड़कर। ठीक, VN मिश्रा ने क्या खोजा, माधवस्वरूप वत्स ने क्या खोजा, वाकड़कर ने क्या खोजा, ये सब SG साकरिया ने क्या खोजा? तो इसका जवाब होगा VS वाकड़कर। एक बार फिर से देख लेते हैं, 1957 किताबों में 1957 58 है, वहां पर इन्होंने खोजा था भीमबेटका को, और ये बताया था कि ये प्रीहिस्टोरिक पीरियड के हैं। माधव स्वरूप वत्स का जो मिलता है हमको संदर्भ, वो बेसिकली जो है वो मिलता है हड़प्पा सभ्यता से। इन्होंने हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा जो साइट है उसकी खुदाई की थी। SG साकलिया का जो मिलता है वो नवदा टोली, जो मालवा संस्कृति की टाइप साइट है, वहां से मिलता है। VN मिश्रा जो है, हम लोगों ने कुछ देर पहले बात की थी, राजस्थान का बागौर, उसकी खुदाई VN मिश्रा की देखरेख में 1967 1970 के बीच में हुई थी। तो ये सारे जो लोग हैं इनके बारे में हमको पता है, SG साकलिया वगैरह सबके बारे में हम लोग को पता है। सही जवाब इसका VS वाकड़कर होगा, विष्णु श्रीधर वाकड़कर। आगे चलें, इसका जवाब डी हो। 1957 1958 अभी बात करी हम लोगों ने। फिर अगला आता है हमारे पास भीमबेटका को किसने खोजा? तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, बार बार आ रहा है यहाँ पर।
तो यहाँ या पर भी पीछे वाला क्वेश्चन, एक मिनट, क्या हाँ, था? कब खोज Yes. करी गई? 1957-58 में। ठीक, फिर आगे हमारे पास आता है भीमबेटका को किसने खोजा? तो ये भी देखिए विष्णुधर वाकड़कर है, उनका नाम बेसिकली विष्णु श्रीधर वाकड़कर है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम सिमिलैरिटी है बहुत ज्यादा, तो विष्णुधर वाकड़कर को ही चुनेंगे। ये मिस प्रिंटिंग होगी, लेकिन विष्णु श्रीधर वाकड़कर उनका वास्तविक असली नाम था। ठीक है, चले आगे। फिर हमारा है गैरिक मृदबांड, यानी कि ओसीपी का नामकरण हुआ था। ओसीपी, ऑकर कलर्ड पॉटरी। ये ऑकर कलर्ड पॉटरी है। ऑकर मतलब गेरुआ रंग, गेरुए रंग की पॉटरी, टेक्निकली बोलते हैं गैरिक मृदभांड। इसका नामकरण कहां पर हुआ था? तो एक चीज पहले समझ लेते हैं कि ये होते क्या है। जो गैरिक मृदभांड या जो ओसीपी होता है, बेसिकली क्या है? ये गेरू, गेरू का रंग समझते हैं, लाल रंग का लगभग होता है। गेरू तो आप लोग जानते ही होंगे। तो ये बेसिकली क्या है? गेरुए रंग की मिट्टी के बर्तन है। इन बर्तनों की खासियत ये है कि ये बड़े छुई मुई टाइप के बर्तन हैं, भुरभुरे टाइप के बर्तन होते हैं। एक केवल उंगलियों से अगर इनको हल्का सा रगड़ दिया जाता है तो इनका रंग जो है, इनकी जो मिट्टी है वो छूटने लगती है। ठीक है, और ये जो ऑकर कलर्ड पॉटरी से रिलेटेड जो हमारी संस्कृति थी, ये फैली हुई थी गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र में। जो गंगा यमुना का दोआब है, यहां पर ये फैली हुई थी। 1951 1951 का जो साल है, इस साल में एक इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था बीबी लाल। क्या नाम था? बीबी लाल। बीबी लाल ने हस्तिनापुर जो उत्तर प्रदेश का है और उसके आसपास के जो इलाके हैं वहां पर खुदाई करी। हस्तिनापुर की जब उन्होंने खुदाई करी तो सबसे निचली परत में जब वो पहुंचे तो सबसे नीचे की परत पर उनको गेरुए रंग के जो है वो बर्तन देखने को मिले। यहीं पर पहली बार इन बर्तनों की उन्होंने अलग और स्पेसिफिक पहचान को एस्टैब्लिश करने का काम किया। और ये जो नाम इनको दिया गया है ओसीपी या गैरिक मृदभांड, ये नाम भी इनको दिया किसने? बीबी लाल ने किया। अच्छा, अब देखें किसी भी जगह की खुदाई होती है तो ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे ना, है ना? और जो सबसे निचली परत होगी, ये सबसे निचली परत अगर जो होगी, ये सबसे नई होगी या सबसे पुरानी होगी? सबसे पुरानी। सबसे पुरानी होगी। तो जब बेबीलाल यहां पर खुदाई कर रहे थे तो ऊपर की परत पर इनको मिलते हैं पेंटेड ग्रेवेयर, पीजीडब्ल्यू, पेंटेड ग्रेवेयर मिलते हैं, चित्रित धूसर मृदभांड मिलते हैं। और इसके भी जब नीचे यहां पर जाते हैं तो इनको क्या मिलता है? ओसीपी मिलता है, यानी कि ऑकर कलर्ड पॉटरी, यानी कि गैरिक मृदभांड। इससे क्या साबित होता है कि ओसीपी की जो संस्कृति है वो पीजीडब्ल्यू की संस्कृति से पहले की होगी कि बाद की होगी? बाद। फिर से सुनिए, पहले। ओसीपी की संस्कृति ओ जो होगी वो सर पीजीडब्ल्यू पहले की। पहले की होगी, है ना? ओसीपी ओल्डेस्ट होगा, हाँ, पीजीडब्ल्यू का पहले। बाद की नहीं होगी, पहले की होगी। अच्छा, यहाँ हम्म। पर इन मृदभांडों के आधार पर संस्कृतियों के नाम रखे गए हैं। ठीक, तो पीजीडब्ल्यू सर पीजीडब्ल्यू क्या बताया? पेंटेड। पेंटेड ग्रेवियर, यानी कि चित्रित धूसर मृदभांड। ये जो पीजीडब्ल्यू है ये आर्य सभ्यता से जुड़ा हुआ है। आर्य सभ्यता के जो मृदभांड मिले उनको पीजीडब्ल्यू बोलते हैं। तो उससे पहले की ये सभ्यता है ओसीपी, यानी कि ये सभ्यता जो है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतिम समय की सभ्यता है, यानी कि लेटर हड़प्पन पीरियड या हड़प्पा सभ्यता के पतन के आसपास के पीरियड के ये बर्तन रहे होंगे। ये चीज यहां से एस्टैब्लिश हुई। क्यों? क्योंकि यहां पर ओसीपी जो है वो पीजीडब्ल्यू के नीचे मिला। क्लियर? ठीक, ये सारा काम कहां पर हुआ? हस्तिनापुर की खुदाई में हुआ। और ये काम किया किसने? बीबी लाल ने किया। तो अगर हम पूछे कि गैरिक मृदभांड यानी कि ओसीपी का नामकरण कहां पर हुआ था, तो जवाब क्या होगा? हस्तिना। हस्तिनापुर में। ठीक, अहिछत्र की बात करें तो अहिछत्र कहां पर है? अहिछत्र बरेली में है, यूपी में ही है, बरेली में है। यहां से हमको पीजीडब्ल्यू के साक्ष्य मिले हैं, बहुत ही एविडेंट
एविडेंसेस वहां से मिले हैं। जो नोह है ये राजस्थान के भरतपुर में है। ये राजस्थान के भरतपुर में है। यहां से भी हमको ओसीपी मिला है, लेकिन नामकरण इसका यहां पर नहीं हुआ। नामकरण कहां पर हुआ है? हस्तिनापुर में हुआ है। और लाल किला तो यहां पर बेकार का ऑप्शन डाल दिया गया है। ठीक है, बकवास वाला ऑप्शन है। समझ गए? कोई डाउट तो नहीं यहां तक? आगे चलें। जी सर। अब एक चीज यहाँ पर आप और थोड़ा सा समझ लीजिए, हम लोग कुछ चीजें यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि अलग अलग सभ्यताओं से रिलेटेड जो पॉटरी है उसके नाम अलग अलग है, तो इसकी एक बार लिस्टिंग कर लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक एक करके हम लोग समझते हुए चलते हैं। ठीक। इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड जो पॉटरी है, ठीक, और जो ताम्र पाषाण काल से संबंधित जो पॉटरी है उसको हम लोग रेड एंड ब्लैक वेयर बोलते हैं। ठीक। लेकिन आईवीसी वाली जो पॉटरी है उसको हम लोग रेड एंड ब्लैक पेंटेड वेयर बोलते हैं। तो रेड एंड ब्लैक वेयर किससे रिलेटेड है? ताम्रपाषाण काल से। रेड एंड ब्लैक पेंटेड वेयर किससे रिलेटेड है? हड़प्पा सभ्यता से। ठीक है, क्लियर? ठीक। ये जो सर फिर से बताए, सर एक बार फिर से बोलिए। रेड एंड ब्लैक वेयर यानी कि ताम्र लोहित या लाल काले मृदभांड की बात की जाए तो ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। लेकिन चित्रित लाल काले बर्तनों की बात की जाए या रेड एंड ब्लैक पेंटेड वेयर की बात की जाए तो वो किससे रिलेटेड है? इंडस वैली से आईपीसी। रिलेटेड है। ठीक। ये बर्तन लाल रंग के होते थे और काले रंग से इनके ऊपर चित्रकारी जो है वो की जाती थी। ठीक, समझ में आ गई बात? अच्छा, एक चीज और, जब हम चालकोलिथिक पीरियड या ताम्रपाषाण काल की बात करते हैं तो वहां पर मेनली तो हमारे पास रेड एंड ब्लैक वेयर मिलता है, लेकिन ताम्रपाषाण काल में जो अलग अलग कल्चर्स थे उन अलग अलग कल्चर से हमको कुछ स्पेसिफिक टाइप की पॉटरी भी मिली है। जैसे मालवा संस्कृति से हमको एक अलग प्रकार की पॉटरी मिली है, आहार संस्कृति से हमको अलग प्रकार की पॉटरी मिली है ना? तो उसको भी हम लोग देखें। अगर ताम्रपाषाण काल की पॉटरी में अलग अलग संस्कृतियों की बात करें तो जो मालवा संस्कृति थी, इस मालवा संस्कृति से हमको जो मृदभांड मिले हैं, ये मृदभांड जो होते थे ये हल्के लाल, शीट में लिखा हुआ है सारा, हल्के लाल या गुलाबी रंग के होते थे और इन पर काले रंग से चित्रकारी होती थी। ठीक, समझ में आ गई बात? ये वहीं अगर हम आहड़ और बनास की बात करें, एक ही है ना आहड़ या बनास संस्कृति, इसकी बात करें तो यहां पर काले लाल मृदभांड मिलते थे और इन पर जो चित्र बने मिले हैं वो बने मिले हैं सफेद रंग से। ठीक है, सफेद रंग से हमको यहां पर मिले हैं आहड़ या बनास कल्चर में। जोरवे की बात करें, वही ज्यामिति ना, हाँ सफेद रंग से। हाँ, ज्योमेट्रिकल पैटर्न होते थे। ठीक है, जोरवे से हमको मिले जो है वो लाल रंग के मिले हैं। और जोरवे से मिले हुए बर्तनों की सबसे खास पहचान बताइए, बताइए बताइए, बताया है मैंने क्लास में। सर टोटी वाला। बिल्कुल सही, टोटीदार बर्तन मिले हैं। सर स्क्रीन कट के आ रही है, मेरे में आ रही है कि सब वाले में? बताइए बाकी लोग। नहीं सर, नहीं कटी। पूरी आ रही है। आगे चलें। यस। फिर हड़प्पा सभ्यता का अंतिम चरण यानी कि जब पतन का काल है हड़प्पा सभ्यता का, यहां से हमको मिलते हैं ओसीपी यानी कि ऑकर कलर्ड पॉटरी यानी कि गैरिक मृदभांड मिलते हैं। जैसे हम लोगों ने भी कुछ देर पहले बात करी, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र से बेसिकली मिलता है, हस्तिनापुर और तिलंजी खेड़ा वगैरह से भी हमको, खासतौर से हस्तिनापुर की बात अगर हम लोग करें तो वहां से मिलता है। अगर हम लौह युग में आ जाएं यानी कि लेटर वैदिक पीरियड में, उत्तर वैदिक काल में आ जाएं, तो लेटर वैदिक पीरियड में हमको जो मृदभांड मिलते हैं उनको बोला जाता है पीजीडब्ल्यू।
यानी कि पेंटेड ग्रे वेयर बोला जाता है, हिंदी बोले तो चित्रित धूसर मृदभांड बोला जाता है। और इन्हीं की वजह से इसको, जो लौह युग या लेटर वैदिक पीरियड है, उसको पेंटेड ग्रेवियर सिविलाइजेशन का नाम भी दिया जाता है। ये जो पेंटेड ग्रेवियर हैं, इन पे काले रंग से जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न है वो बने होते थे, सीधी लाइन खिंची होती थी, डॉट्स बने होते थे, स्वास्तिक भी बना हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिला है। ठीक, फिर जब हम महाजनपद और मौर्य काल में आते हैं, महाजनपद या मौर्य काल में जब हम लोग आते हैं, तो यहां पर हमको देखने को मिलता है एनबीपीडब्ल्यू। इन पर भी सवाल बनता है बहुत। एनबीपीडब्ल्यू यानी कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, यानी कि उत्तरी काले चमकीले मृदभांड। ये अगर कहा जाए तो एंशियंट इंडिया के सबसे उत्कृष्ट शाही और महंगे बर्तन इनको माना जाता है। इनकी जो सतह है, देखिए पॉलिश नाम लिखा है, एक खास तरीके की चमक, एक ग्लॉसी फिनिशिंग के ऊपर होती थी जो बिल्कुल शीशे की तरह चमकती थी, इसीलिए इनको पॉलिश्ड वेयर कहा जा रहा है। ठीक, फिर हमारे पास मेगालिथिक की बात अगर हम लोग करें, तो मेगालिथिक कल्चर में हमको जो मिले हैं, यहां पर भी हमको काले और लाल यानी कि ब्लैक और जो रेड जो है, क्या नाम है उसका, पॉटरी, वो यहां से भी हमको मिली है। तो यहां की पॉटरी भी हमको काले और लाल रंग की ही मिली है, ये हमको ध्यान रखना है। ठीक, समझ में आ गई बात? खास तौर से हमको ध्यान कौन कौन से रखने हैं? एनबीपीडब्ल्यू ध्यान रखना है, पीजीडब्ल्यू ध्यान रखना है, ओसीपी ध्यान रखना है, ये जो जॉर्वे वाला टोटीदार है ये ध्यान रखना है, ताम्र पाषाण काल का जो रेड एंड ब्लैक वेयर है वो ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट हमारे। अगला है ताम्राष्ट्र काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? बताइए। ताम्राष्ट्र मतलब चालकोलिथिक पीरियड में किस तरीके से दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण। उत्तर से दक्षिण की दक्षिण से उत्तर? सर उत्तर से दक्षिण। उत्तर से दक्षिण, ये सही है। और ये बेसिकली हमको देखने को कहाँ मिलता है? महाराष्ट्र की जो जोरवे कल्चर है वहां पर हमको देखने को मिलता है। जोरवे कल्चर की कुछ साइट्स के नाम बताइए मुझे जरा। धर्माबाद, नेवासा, नेवासा, इनाम गांव है ना? नासिक, यस सर, हाँ, नासिक, चंदौली। बिल्कुल बिल्कुल, जॉर्वे भी। तो ये जो जगह है यहाँ से हमको मिले, यहाँ पर जो लोग हैं वो एडल्ट्स को अपने घर की फर्श के नीचे दफना देते थे, उत्तर और दक्षिण दिशा में। सर कहाँ रहता था? उत्तर दिशा में रहता था। पैर जो रहता था वो दक्षिण दिशा में रहता था। ठीक, यहाँ एक चीज और ध्यान रखें कि महाराष्ट्र की जॉर्वे कल्चर में तो उत्तर से दक्षिण है, लेकिन अगर हम चालकोलिथिक कल्चर में जाएं, यानी कि ताम्र पाषाण काल में जाएं, और खास तौर से साउथ इंडिया में अगर देखें, तो यहां पर ताम्र पाषाण काल में दक्षिण भारत में दफनाया जाता था, पूर्व से पश्चिम। ये सारे चीजें ध्यान रखनी है। ताम्र पाषाण काल में दक्षिण भारत में पूर्व से पश्चिम दिशा में दफनाया जाता था। एक और पीरियड हम लोगों ने पढ़ा था जहां पर मृतकों को पूर्व से पश्चिम दिशा में दफनाते थे, वो कौन सा था? बताइए। नवपाषाण काल, मालवा कल्चर। नवपाषाण काल में भी तो पढ़ा था, ईस्ट टू वेस्ट दफनाते थे, याद करिए। ठीक है, अच्छा, फिर हम लोग आगे चले और एक चीज और यहां पर ध्यान रखें कि ये एक इंपॉर्टेंट, इनाम गांव में एक इंपॉर्टेंट चीज मिली है। इनाम गांव में हमको एक ऐसी कब्र मिली है जिसमें देखा गया कि 35-40 साल का एक एडल्ट व्यक्ति जो था, उसको एक बहुत बड़े कलश के अंदर रख के दफनाया गया था। उस कलश में इस तरीके का कलश रहा होगा, बहुत बड़ा, इसमें 4 पैर हैं टिकने के लिए जमीन में, और इसके अंदर एक व्यक्ति को पालथी मारकर बैठे हुए पोस्चर में उसका जो कंकाल है वो हमको देखने को मिला है। पद्मासन मुद्रा में बैठा हुआ है ये। ठीक है, इतना बड़ा कलश है कि उस व्यक्ति का पूरा जो शरीर है उसके अंदर
कलश के अंदर है। ये कहाँ से मिला है? इनाम गांव से मिला है। और जोरवे कल्चर में हम लोगों ने एक चीज और देखी थी कि यहाँ पर बहुत सारी कब्रें ऐसी मिली हैं जहां पर लोगों के पैर नहीं है। ठीक है, पैर के निचले हिस्से, जो टखने के नीचे का हिस्सा है, वो काट दिया गया है और उसके बाद उनको दफनाया गया। जो आर्कियोलॉजिस्ट है उनका ये मानना है कि ये इसलिए किया गया क्योंकि उन लोगों के मन में सुपरस्टिशन था कि इनका भूत हमारे घर में आ जाएगा, तो उनका पैर काट देते थे और ये मानते थे कि मरने वाले का जो भूत है वो चलकर वापस घर में नहीं आ सकेगा। ठीक है, तो सही जवाब इसका क्या है? ए, उत्तर से दक्षिण की ओर। क्लियर? फिर निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी मिला हुआ है? जवाब आपको पता है, क्या जवाब है इसका? बुर्जोम। बुरजोम है। बुरजोम हम जानते हैं कि पद्मासन वाला सर, पद्मासन वाला इनाम गांव से। हाँ, वो इनाम गांव से मिला है। कलश के अंदर रखकर उसको दफनाया गया है, पद्मासन में है, बैठा हुआ है। आगे चले? जी सर। ठीक, इसका क्या होगा? ये तो सेम आ गया हमारे पास। मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य यहाँ पर क्या हो गया? बुलजहोम हो गया। बुलजहोम के बारे में हम लोग जानते ही हैं, नियोलिथिक कल्चर की साइट है ये, और यहाँ पर कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य हमको मिले हैं। और ये पूरा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नियोलिथिक कल्चर, जो नियोलिथिक एज है, वो यूनिक, ये जो एक कैरेक्टरिस्टिक है वो यहाँ पर हमको देखने को मिला है। और ये इस बात को बताता है कि ये लोग आफ्टर लाइफ को मानते होंगे, और ये उनका जो होगा, मानना होगा कि मरने के बाद जब इंसान परलोक जाएगा तो वहां पर भी उसको अपने इस वफादार साथी की जरूरत महसूस होगी। ठीक है, फिर है हमारा गलत आवाज के साक्ष्य। गलत आवाज के साक्ष्य हमको कहां से मिले हैं? बुलजहोम से मिले हैं। और बुलजहोम के साथ और कहां से मिले हैं? गुफ्त-कराल। गुफ्त-कराल से मिले हैं। ठीक, कोल्डीवा, हम लोग कोल्डीवा को जान ही चुके हैं, ब्रह्मगिरी को भी जान चुके हैं, संगन कल्लू को भी हम लोग यहाँ पर प्रॉपरली पढ़ चुके हैं। फिर निम्न का यहाँ पर सही मिलान हम लोगों को करना है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो दो लिस्ट हमको देके रखी गई है, एक पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। फिर जगहें हमको देके रखी गई, भीमबेटका, बुलजहोम, बनास घाटी, सोहन या सोन नदी घाटी। तो सोहन नदी घाटी बेसिकली हमारे पास है, इनको हमको मिलाना है। तो यहाँ अगर हम सिंपल सा देख लें, सोहन नदी घाटी किससे रिलेटेड है? पुरा पाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, भीमबेटका किससे संबंधित है? मध्य पाषाण काल से। नव पाषाण काल से बुलजोम, अभी हम लोगों ने बात की। ताम्र पाषाण काल से क्या है? बनास घाटी। ठीक, तो ए का हमारे पास हो गया चौथा, बी का हमारे पास हो गया पहला, सी का हमारा हो गया दूसरा और डी का हमारा हो गया तीसरा। और सही ऑप्शन हमारा क्या हो गया? 4 1 2 3। किसी को डाउट? सोहन नदी घाटी की खोज किसने की थी, मुझे बताइए, और कब की थी? इतना इतना समय नहीं लगना चाहिए भाई जवाब देने में। तो भूल जा रहा है सर भूलेंगे, भूल जा रहे थे। हाँ, तो भूलना तो ही नहीं है ना। भूलेंगे तो फिर पढ़ने का फायदा क्या हुआ? क्योंकि सोहन घाटी पहले खोजा जा रहा था, फिर उधर भी दक्षिण भारत में भी खोजा जा रहा था। वो सब छोड़िए, किसने की थी केवल इतना बताइए। किसी को पता है? कौन बताएगा? याद आया? पन्ने पलटे? डीएन वाडिया का नाम भूल गए? हाँ, 1928। मतलब इतने लोग हैं, इनमें से किसी को आंसर नहीं आ रहा है कि किसने करी थी, सब भूल गए। कोई फायदा पढ़ने का ऐसे? 1928 में डीएन वाडिया ने करी थी। ठीक है, और इसको सोहन संस्कृति का नाम किसने दिया था? नहीं याद है? कैसे चलेगा काम? मैंने बताया था, इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से कैसे काम चलेगा भाई? सर रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने कहा था। दिमाग सही है आपका? मैंने क्या बताया था? खोज 1928 में डीएन वाडिया ने की थी। उसके बाद 2 साल के बाद
आर्यूटॉड आए थे, ये मैंने बताया था शायद। उसके बाद 1935 में डी टेरा और पीटरसन आए थे। इन्होंने इसका डिटेल्ड एक्सकेवेशन किया था। जो नाम दिया था वो सोहन संस्कृति का नाम किसने दिया था? एच.टी. टेरा ने दिया था सर। नहीं टेरा सर, और फादर नाम पीटरसन बोलो। सर। मुझे ये बताए, हाँ मुझे, एच.टी. टेरा और टेरा और पीटरसन। पीटरसन थे। हाँ। और इसको सोहन संस्कृति का जो फादर है वो किसको बोला जाता है? डीएन डीएन वाडिया। वाडिका को। बिल्कुल सही, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सोहन संस्कृति की खोज किसने करी? डीएन वाडिया ने करी। डिटेल्ड एक्सकेवेशन किसने किया? पीटरसन। और टेरा ने किया। इसका टेरा ने। पितामह किसको बोला जाता है? डीएन डीएन वाडिया। वाडिया। क्यों बोला जाता है, ये क्लियर है ना? यस। ठीक है, पवन जी क्लियर? यस सर। हाँ, कभी कभी सर जी पूरा जितने खोज करता है सर जी, पढ़ते हैं सर जी, हाउस पाउच कभी कभी हो जा रहा हाँ है। ये तो होगा, क्योंकि इतने सारे फैक्ट्स हैं वो याद नहीं रहेंगे। अच्छा, इसमें कोई डाउट तो नहीं? ये वाला क्लियर हो गया ना आप लोगों को? सर के हाँ आर सर। यू टांड का नाम किस लिए आता है? किस चीज का? के आर यू टांड। ये केयर टोर। हाँ उन्होंने हाँ उपकरण खोजे थे सर। हाँ, यहाँ पर मैं बताऊं कि जो केआरयू टॉड है, जो वाडिया ने खोज की थी 1928 में। वाडिया के 2 साल बाद 1930 में केआरयू टॉड जाते हैं और यहां पर ये भी कुछ उपकरणों की खोज करते हैं। ठीक। और यहाँ ये जो है, ये सोहन नदी घाटी में कौन सी जगह पर उपकरण खोजते हैं वो नाम भी मैंने आपको बताया है केआरयू टॉड कैसा? के बारे में। पिंडी गेब बताया था ना ये नाम, पिंडी गेब। सोहन नदी घाटी में केआरयू टॉड ने जिस पर्टिकुलर जगह से उपकरण खोजे हैं वो जगह कौन सी है? वो पिंडी गेब है। ठीक है। तो 1928 में डीएन वाडिया, 1930 में केआरयू टॉड और 1935 में डी टेरा और पीटरसन। ठीक है। डी टेरा और पीटरसन जो थे वो येल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से आए थे। डिटेल्ड एक्सकेवेशन, साइंटिफिक स्टडी करी और सोहन संस्कृति के नाम से इसको दुनिया के सामने लेके आए। और सोहन संस्कृति का पितामह किसको कहा जाता है? डीएन वाडिया को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले इसकी खोज करी थी। ठीक। और उन्होंने एक बात और बताई थी कि निम्न पुरा पाषाण काल का जो मानव था वो बहुत लंबे समय तक यहां पर रहा था। क्लियर? ठीक है, आगे चले अब। यस सर। अगला है फिर से हमारे पास एक मैचिंग का। पुरातात्विक स्थल दिए हुए हैं, उनका वर्तमान स्थल दिया हुआ है। ये तो आप आसानी से कर लेंगे, कुछ नाम आपको शायद ना पहचान में आए। नेवासा कहां पर है? महाराष्ट्र। नेवासा महाराष्ट्र में है। ठीक है। डिडवाना कहां पर है? देखिए डिडवाना यहाँ पर पहचाना हुआ नाम राजस्थान। आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा। डिडवाना कहां पर है? राजस्थान में है। तो अगर हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करें तो क्या आप इसका सही ऑप्शन यहाँ पर पहचान सकते हैं? सर एक ईसमपुर भी पता है सर। और एक ए ईसमपुर का, ईसमपुर क्या है? ए ईसमपुर ईसमपुर कर्नाटक। कर्नाटक सर। हाँ, ईसमपुर कर्नाटक है। ऑप्शन सी होगा। और गुडियाम गुडियाम गुफा जो है वो तमिलनाडु में है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3, 4, 1, 2 1 2 है ना। 3, 4, सी 1, होगा। 2 सी हो जाएगा यहाँ का आंसर। नेवासा की अगर हम लोग बात करें तो महाराष्ट्र में है, अहमदनगर जो जिला है उसके पास। और यहाँ से हमको मिडल पैलियोलिथिक के जो पत्थर के औजार हैं वो मिला है। और जो चालकुलिथिक पीरियड के जो जॉर्वे कल्चर है उसका भी एक ये सेंटर था नेवासा, हम लोगों ने बात करी है। ईसमपुर जो है वो कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में एक वैली है, होसंगी वैली, वहां पर ही है। और यहाँ पर हमको लोअर पैलियोलिथिक जो पीरियड है उसके फैक्ट्री हमको यहाँ पर औजार निर्माण केंद्र जो है मिले हैं हमको, जहां पर हैंड एक्स और जो क्लीवर वगैरह है वो बनवाया जाता था। डिडवाना हमारा राजस्थान में है। डिडवाना में एक झील भी है हमारे पास खारे पानी की, राजस्थान के नागौर जिले में बेसिकली स्थित है ये। ठीक है। लूनी नदी के बेसिन में है ये। और यहाँ पर पैलियोलिथिक कल्चर के हमको या पैलियोलिथिक पीरियड के हमको एविडेंसेस देखने को
मिले हैं डिडवाना से। लूनी नदी के बारे में हम लोगों को पता है ना कि ये भारत की अकेली भू आबद्ध नदी है जो समुद्र में जाकर नहीं मिलती और कच्छ के रण में गायब हो जाती है। गुडियाम गुफा तमिलनाडु में है, चेन्नई के पास है। यहाँ पर हमको रॉक शेल्टर्स के ग्रुप मिले हैं, साथ ही साथ जो पैलेलिथिक एज है वहां के हमको औजार और उपकरण भी हमको यहाँ पर मिले हैं। और गुडियाम गुफा की खोज की अगर बात करें तो खोज इसकी किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की थी। पवन जी, आपने सोहन संस्कृति में रॉबर्ट ब्रूसफुट का नाम लिया था ना? यस सर। हाँ, तो इतना बड़ा ब्लंडर ना करिए, ठीक है। खैर आगे चलें, ये इतना क्लियर मैं हो जानता हूँ कि इतना मैं जानता हूँ कि रॉबर्ट ब्रूस जी दक्षिण भारत में भी खोज कर रहे थे। हाँ, मेन दक्षिण भारत। अच्छा आगे चलें, अगला है हमारे पास। यस तो सर। थोड़े से और बचे हैं, इनको कर लेते हैं। यहाँ पर हमको फिर से हिस्टोरिकल ऐतिहासिक स्थान देकर रखे गए हैं और ख्याति के कारणों की बात करेंगे। इनको हम जरा ध्यान से समझते हैं एक बात। यहाँ अगर हम लोग देखें तो हमको यहाँ पर देखना है कौन से सही सुमेलित हैं, ठीक। बुर्ज होम की अगर हम लोग बात करें तो उसका सुमेलन किया गया है शैलकृत देव मंदिर से। तो बुर्ज होम बेसिकली क्या है? बुर्ज होम जो है हम लोग बात कर चुके हैं, एक नियोलिथिक साइट था जिसकी पहचान गर्त आवास से, पिट हाउसेस से और कुत्ते को दफनाने के साथ से मिले हैं। वहां पर मंदिर जैसा तो कोई कंसेप्ट उस समय था ही नहीं। मंदिर की जो बात है वो तो बहुत बाद में आती है। तो ये शैलकृत देव मंदिर और बुर्ज होम का जो ये युग्म है, ये क्या हो गया? सुमेलित तो हुआ नहीं, गलत हो गया। केवल सी बस सही है सर, सी। ठीक है। चंद्र केतुगढ़ की हम लोग बात करें तो चंद्र केतुगढ़ जो है इसके बारे में समझ लीजिए ना। ये चंद्र केतुगढ़ तो हम लोगों के लिए नया है ना। चंद्र केतुगढ़ हाँ बेसिकली क्या है? चंद्र केतुगढ़ जो है वो वेस्ट बंगाल में। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव वो है कि कोई नई साइट आई तो उसके बारे में समझते हुए भी चले, कि अगर इंडिविजुअल सवाल उसके ऊपर आ गया तो हम लोग वहां पर छत ना देखें बल्कि सही ऑप्शन टिक करके आए। तो चंद्र केतुगढ़ की हम लोग अगर बात करें तो वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल में एक नदी है, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नदी नहीं है, उसका नाम है विद्याधरी नदी। क्या नाम है? क्योंकि इन्हीं से उठाकर वो इंडिविजुअल सवाल बना देता है आयोग, ठीक। विद्याधरी नदी है, उसके किनारे ये स्थित है। जिले की अगर बात करें तो 24 परगना जो जिला है पश्चिम बंगाल का, उस 24 परगना जिला में ये चंद्रकेतुगढ़ जो है वो सिचुएटेड है। चंद्रकेतुगढ़ जो है इसकी खोज तो बहुत पहले हो गई थी। खोज की थी एएस दानी ने। ईयर इसका मुझे क्लियर नहीं है अभी। एएस दानी ने यहां पर की थी इसकी खोज, लेकिन इसकी जो सबसे पहला प्रमाणिक जो एक्सकेवेशन है, चंद्रकेतुगढ़ की बात हम लोग कर रहे हैं, ये किया था कुंज गोविंद गोस्वामी ने। कुंज गोविंद गोस्वामी ने यहां पर किया था 1957 से 1968 के बीच में। और चंद्रकेतुगढ़ की जो पहचान है वो बेसिकली पहचान है टेराकोटा की कलाकृतियों से। टेराकोटा की कलाकृतियों से इसकी जो पहचान है वो है, ठीक। सर उत्खनन का नाम क्या है? केजी गोस्वामी, कुंज गोविंद गोस्वामी, जिन्होंने एक्सकेवेट किया था इसको। ईयर क्या है तो सर? बताए थे 1957 से 1968 के बीच में इसका एक्सकेवेशन हुआ था, ठीक है। सर। एक बोलिए। सिर्फ इंडस वैली के इस समान है सर। टेराकोटा कोला इंडस वैली की सब भाई समानता ही होगा सर। टेराकोटा तो अभी भी मिलता है। टेराकोटा क्या होता है बताइए? टेराकोटा ये होता है मट्टी के जो बर्तन हैं उनको अगर आग में पका दिया जाए तो वो टेराकोटा है। आज भी हाँ सर, टेराकोटा वही के बर्तन मिलते हैं ना। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पर जो हमको चीजें मिली हैं, टेराकोटा की मूर्तियां मिली है, वो मौर्य, शुंग, कुषाण और गुप्त एरा की हैं। सर जैसे कुल्हड़ हुआ ना, ये भी टेराकोटा हाँ, है। कुल्हड़ जिसमें आप चाय पीते हैं, टेराकोटा है। इसके बारे में थोड़ा सा सर आप क्लास में थोड़ा सा बताएं थे, जो बंगाल के बारे में थोड़ा सा चंद्रकेतु, इसका जिक्र आई थी हल्का सा। अच्छा। अभी 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 हाँ, अभी अभी ये केजी जो बता, गोस्वामी खोजे थे थोड़ा सा।
हाँ बताया था मैंने ये। हाँ सर हाँ पहले कभी थोड़ा सा हल्का सा बोले जाते थे आप। हाँ तो यहाँ पर ध्यान रखिए, सुन लीजिए, टेराकोटा की है। कौन से पीरियड के रिलेटेड ये टेराकोटा की मूर्तियां वगैरह मिली हैं? लिख लीजिए, मौर्यन, शुंग, कुषाण और गुप्त काल की है ये। ठीक, तो चंद्रकेतुगढ़ का नाम जब आएगा तो किससे रिलेट करेंगे हम लोग? टेराकोटा की कलाकृतियों से रिलेट करेंगे। तो ये क्या हो गया? सही सुमेलित है। ठीक, फिर गणेश्वर। गणेश्वर के बारे में हम लोगों ने जाना था कि ट्विन साइट्स है हमारे पास, एक गणेश्वर है, एक जोधपुरा है। ठीक, जो किससे रिलेटेड है? चालकोलिथिक पीरियड से रिलेटेड है। और क्योंकि चालकोलिथिक लिथिक पीरियड से रिलेटेड है, मैंने एक खान का नाम बताया था, खेतड़ी की तांबे की खदानें उनके पास ही सिचुएटेड है, राजस्थान के सीकर जिले में है ये। और क्योंकि ताम्र पाषाण कालीन ये स्थल है, तो यहां से ताम्र कलाकृतियां भी क्या है? मिली है। ठीक, मुझे ये बताइए कौन सी नदी के किनारे गणेश्वर है? मैंने बताया है क्लास में, सर कांतली है। कांतली नदी के किनारे ये है। ठीक है, अच्छा मैंने सीकर जिले का नाम बताया, लेकिन अब जिले का नाम बदल दिया गया, जिस इलाके में पड़ती है। अब ये नीम का थाना जिला एक नया बना है, वहां पर ही आ गया है। ठीक, गणेश्वर की जो खोज की थी ये 1977 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा। रतन चंद्र अग्रवाल, आरसी अग्रवाल और विजय अग्रवाल के द्वारा करी गई थी। बहुत सारी तांबे की कलाकृतियां यहां से मिली हैं, एरोहेड्स मिले हैं, भाले मिले हैं, तांबे के मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं। ठीक, और कुछ देर पहले ये बात भी हम लोगों ने की थी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग गणेश्वर जोधपुर संस्कृति से ही अपना तांबा जो है वो मंगवाते थे। आगे चले, ये क्लियर? बेनिफिट हो रहा है इससे पीवाईक्यूज करने से? यस सर। डाउट क्लियर हो गया सर। ठीक है, अच्छा अब यहां पर आगे चलते हैं हम लोग, और हम लोगों ने यहां पर देख तो लिया कि ये किससे रिलेटेड है। और अगला फिर से हमारे पास मैचिंग का है। चंद्रकेतुगढ़ देखिए दोबारा से आ गया, आईएएस में 2024 में आया है। पुरातात्विक स्थल, यहाँ पर 3 कैटेगरीज दी गई हैं और तीनों को सुमेलित करना है, तो थोड़ा सा और डिटेल्ड कर दिया गया है यहाँ। चंद्रकेतुगढ़ मैंने आपको बताया था कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। यहाँ पर उड़ीसा लिखा है, तो ये तो पहले ही गलत हो गया, आगे देखने की जरूरत है क्या? नहीं है। खैर, विवरण में देखें तो बंदरगाह शहर है, नहीं, ये टेराकोटा के लिए मशहूर है, टेराकोटा कला के लिए इसकी पहचान है। तो यहाँ भी और ये भी तो पूरी तरीके से गलत है। इनाम गांव हम जानते हैं महाराष्ट्र में है, और ताम्रपाषाण स्थल से संबंधित है, क्योंकि जोरवे कल्चर का एक वो है। तो ये दूसरा वाला क्या सही है कि गलत है? सही है। सही है। मंगडू एक नाम आया है, मैंने आपको शीट दी है, उस शीट में मैंने अलग अलग साइट्स को उनकी कैटेगरीज के हिसाब से क्लासिफाई करके दिया है। देखा आपने आज की शीट को? नहीं। देखिएगा, अभी नहीं देखा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इनाम गांव देखें तो वो आपको क्लियर हो गया, जॉर्वे संस्कृति से है। मंगड़ू की बात करें तो मंगड़ू जो है ये केरल की एक साइट है, तो ये सही है। और मंगड़ू जो है ये मेगालिथिक साइट है, ये भी सही है, शीट में है ये वाला पॉइंट। और यहां से हमको लोहे के औजार भी मिले हैं। खैर, यहाँ पर तो महापाषाण स्थल और केरल वाली बात कही गई, तो मंगडू भी क्या हो गया? सही सुमिलित हो गया। तो 2 सही सुमिलित है, 3 सही सुमिलित है। सालीहुंडम की बात कर लेते हैं, सालीहुंडम आंध्र प्रदेश में है, तो ये वाला पॉइंट तो सही हो गया। लेकिन सालीहुंडम में अगर हम लोग देखें तो ये भी जो है यहाँ पर जो तीसरा वाला पॉइंट है ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमको बेसिकली जो मिले हैं वो बौद्ध रिलेटेड जो चीजें हैं वो मिली हैं। यहाँ पर हमको बुद्धिस्ट विहार, ठीक, मिले हैं, बौद्ध स्तूपास के एविडेंसेस मिले हैं, जिनका निर्माण कहां पर किया गया? पहाड़ी पर किया गया है, ईंटों से किया गया है और पत्थरों से किया गया है। तो गुफा वाला या शैलकृत गुफा मंदिर या गुफा से रिलेटेड चीज यहां पर नहीं मिली है। ईंटों और पत्थरों से बने हुए हमको स्तूप वगैरह यहाँ पर मिले हैं, और बुद्धिस्ट विहार हमको यहाँ पर देखने को
मिले हैं। तो ये चौथा भी क्या हो जाता है, गलत। ये वाला पॉइंट तो सही है, लेकिन यहां की वजह से गलत हो गया। तो सही क्या हो गया, केवल 2 और 3 यहां पर सही सुमेलित है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है। सालीहुंडम के बारे में अगर देखें तो ये आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में एक जिला है श्रीकाकुलम। श्रीकाकुलम जिले में है ये। और श्रीकाकुलम जिले में ये वंशधारा एक नदी है। जियोग्राफी में देखेंगे हम लोग, वंशधारा नदी के तट पर है सालीहुंडम। और यहां पर एक महास्तूप मिला है। क्या मिला है, महास्तूप मिला है। और उस महास्तूप की जो खोज है वो करी थी गिडुकू वेंकट राममूर्ति ने। ठीक है, गिडुगु वेंकट रामामूर्ति ने की थी। 1919 में की गई थी। और बाद में इसका एक्सकेवेशन जो था वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बहुत डिटेल्ड एक्सकेवेशन करवाया था के आर सुब्रमण्यम के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में, के आर सुब्रमण्यम के नेतृत्व से। एक खास बात यह है कि सालीहुंडम से हमको रोमन सिक्के भी मिले हैं। सालीहुंडम से हमको रोमन सिक्के भी मिले हैं। और बौद्ध धर्म के जो दोनों संप्रदाय हैं, हीनयान और महायान, दोनों के एविडेंसेस हमको देखने को मिले हैं। कहां से, सालीहुंडम से। क्लियर। ठीक। चंद्रकेतुगढ़ इनाम गांव की लोकेशन वगैरह तो हमको क्लियर है। मंगड़ू की देख लेते हैं। मंगड़ू जो है वो केरल में है। केरल में कौन से जिले में है, कोल्लम जिले में है। ठीक है, मेगालिथिक साइट है ये। और इसकी जो अगर हम लोग बात करें, इसका जो एक्सकेवेशन है वो कई सारे लोगों ने किया है, खास तौर से जो केरल का स्टेट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है और केरल यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स लोग हैं उन लोगों के द्वारा किया गया है, जिनमें इंपॉर्टेंट नाम आता है डॉक्टर सत्यमूर्ति का। डॉक्टर सत्यमूर्ति का आता है। ठीक है। इनाम गांव कौन सी नदी के किनारे है, कोई बताएगा? घोड़ घोड़ नदी, बिल्कुल घोड़ा सही। घोड़ा नदी, घोड़ घोड़ा घोड़ नदी। घोड़ घोड़ा नहीं, घोड़ बोलेंगे। ठीक है, घोड़ नदी। आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। ऑप्शन में है मुरहना लखैया पहाड़, घघरिया, बगही खोर और लेखहिया। ये हमारे पास जो है वो ऑप्शन से है। ठीक, जवाब क्या है इसका, लखैया। लेखहिया। मिर्जापुर जिले में है, विंध्य रीजन में है या विंध्य पर्वत क्षेत्र में हमारे पास है। और हम लोगों ने कुछ देर पहले बात की थी, वीडी मिश्रा वगैरह ने इसका जो है उनकी लीडरशिप में इसका उत्खनन हुआ था 1964 में। यहां पर रॉक शेल्टर नंबर 1 है। रॉक शेल्टर नंबर 1 से मेसोलिथिक पीरियड के किसी किताब में 17 मिलते हैं, किसी किताब में 27 मिलते हैं। दोनों सही हैं। 17 से 27 अलग अलग पुरातत्वविदों ने अलग अलग बताया है। किसी ने कहा कि 17 कंकाल मिले, किसी ने कहा 27 कंकाल मिले, लेकिन ये सबसे ज्यादा मात्रा कंकालों की है। एक साथ मिलने वाले कंकालों की सबसे ज्यादा मात्रा है जो किसी रॉक शेल्टर से हमको मिले हैं। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये जो कंकाल हमको लेखैया से मिले हैं रॉक शेल्टर 1 में, इनमें अधिकतर कंकाल ऐसे हैं जिनका जो सिर था, जो हेड था, वो वेस्ट में था, पश्चिम दिशा में इनका जो सिर था वो था। ठीक, याद रहेगा लेखैया के बारे में। ये मुरहना पहाड़ आया है। मुरहना पहाड़ की बात अगर हम लोग करें तो मुरहना पहाड़ से हमको, ये भी मिर्जापुर में है, यहां से हमको अगर हम बात करें तो मानव कंकाल तो नहीं मिला है, लेकिन रथ मिला है। रथ मिला है। और रथ का मतलब रथ के चित्र मिले हैं, ध्यान रखिएगा, रथ नहीं मिला, रथ के चित्र मिले हैं। और तीर कमान लिए हुए शिकारियों के रॉक पेंटिंग्स मिले हैं। मुरहना पहाड़ में जो शैल चित्र मिले, इनकी खोज किसने की थी, बताइए बताइए। अभी तो सब पढ़ाया नहीं गया था। कैसे नहीं पढ़ाया गया है? पढ़ाया गया है। सर सीएल कार्लाइल ने
ACL कार्लाइल ने किया है ना। ACL कार्लाइल ने किया है। उस दिन नंदिनी जी ने एक डाउट पूछा था सुहागी घाट और मुरहना पहाड़ी वाला, उसको मैं आज क्लियर कर देता हूँ, है ना, यस सर। है ना, कि ये एक ही है। तो मैंने कहा था बताऊंगा, आज बता देते हैं। सुहागी घाट और मुरहना पहाड़ी का ये जो टर्म आया था बेसिकली आया था जब हम लोगों ने बात की थी कि पूरी दुनिया के सबसे पुरानी रॉक पेंटिंग कहां से खोजी गई है। तो हम लोगों ने ये बात यहां पर की थी। इसको क्लियर कर लेते हैं अच्छी से। सुहागी घाट की हम लोग पहले अगर बात करें तो ये भी अगर हम लोग देखें तो ये विंध्य रीजन में ही है। विंध्य से लगी हुई एक और पहाड़ी है कैमूर पहाड़ी। तो विंध्य रीजन में एक पहाड़ी है जिसका नाम है कैमूर पहाड़ी। तो उसी कैमूर पर्वत श्रृंखला में जो सुहागी घाट है वो है रीवा जिले में मध्य प्रदेश में। ठीक, और ये एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है हमारे प्रीहिस्टोरिक पीरियड का 1867-68 में। ध्यान से समझिएगा, मैं बिल्कुल क्लियर आज कर रहा हूं इसको। 1867-68 में ACL कार्लाइल ने भारत में जो सबसे पहली और पूरी दुनिया की सबसे पहली जो रॉक पेंटिंग खोजी थी वो यही सुहागी घाट में खोजी थी। तो दुनिया के सबसे पुराने शैल चित्र कहां से खोजे गए हैं? सुहागी घाट। नहीं, सुहागी घाट। ध्यान रखिएगा, ये कंफ्यूजन क्यों होता है ये भी मैं बताता हूं अभी। सुहागी घाट से खोजे गए हैं। ठीक, मुरहना पहाड़ की अगर बात करें तो ये भी विंध्य रीजन में है। मिर्जापुर में मुरहना पहाड़ी है। ये भी, यहाँ पर भी मेसोलिथिक पीरियड के बहुत प्राचीन शैल चित्र और मैक्रोलिथ हमको मिले हैं। यहाँ पर 2 पहिए वाले रथ और शिकार करते हुए जो आदि मानव उनके चित्र हमको मिले हैं। इसकी खोज भी ACL कार्लाइल ने की थी। लेकिन मुरहना पहाड़ी की खोज जो है वो सुहागी घाट के कुछ दिनों के बाद हुई थी। अक्सर जो है वो किताबों में दोनों का नाम एक साथ लिख दिया जाता है। ठीक, एक साथ लिख दिया जाता है और ये कहा जाता है कि दुनिया के सबसे प्राचीन शैल चित्रों की खोज मुरहना पहाड़ी और सुहागी घाट से हुई है। दोनों का नाम साथ साथ आता है। ठीक, ये साथ साथ नाम आने का कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि ये दोनों रीजन जो है वो जियोग्राफिकली बिल्कुल पास पास है। ठीक, और दोनों की खोज एक ही इंसान ने की है जिसका नाम क्या है? ACL कार्लाइल। लेकिन अगर दोनों में पहले किसकी हुई है इसकी बात अगर की जाए तो जवाब होगा सुहागी घाट। ठीक है, याद रहेगा? अब ये क्लियर रहेगा ये डाउट? बोलिए। यस सर, यस सर। यस ठीक है, सर। पूरी दुनिया का सबसे पहला प्रमाणिक जो खोज रॉक पेंटिंग्स की है वो यही है सुहागी घाट। सुहागी घाट नहीं होगा तब फिर मुरहना पहाड़ी लगाएंगे। लेकिन आप देखेंगे कि अधिकतर किताबों में एक ही साथ लिखा हुआ, जिससे कंफ्यूजन होता है कि दोनों एक ही है। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद आगे चलते हैं और अगला हमारे पास एक सवाल है। नीचे 2 कथन दिए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन देख लेते हैं। विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल। नूतन भूतल काल क्या है? प्लीस्टोसीन एज है। प्लीस्टोसीन एज पढ़ा है ना? जी सर। क्या था प्लीस्टोसीन एज में? कैसा माहौल था? सर हिमयुग था। हिमयुग था। ठीक, और इसके बाद क्या आया? नियोजन। होलोसीन। प्लीस्टोसीन के बाद क्या आता है? होलोसीन आया था ना? नहीं आया था? जी सर। जलवायु न ज्यादा ठंडी न ज्यादा गर्म, यानी कि हम क्या बोलेंगे? क्लाइमेट चेंज हुआ। ठीक, तो यहां पर कहा जा रहा है कि विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल यानी कि प्लेस्टोसीन एरा के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया, यानी कि माइग्रेशन किया। कारण कहा जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था, यानी कि ड्राइनेस हो गई थी। इसको समझते हैं एक एक करके, दोनों को हम लोग समझते हैं। बेसिकली ये जो कंसेप्ट है ये दिया था GR शर्मा ने। ये जो चीज यहाँ पर लिखी हुई है GR शर्मा का बताया हुआ कंसेप्ट है। हम पहले असर्शन को देखते हैं, ए को देखते हैं, और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से ये क्लियर है कि मेसोलिथिक एज में जो विंध्यन एरिया के जो आदि मानव थे ये उत्तर की तरफ मूव करते हैं, गंगा घाटी की तरफ। खास तौर से जो प्रतापगढ़ के आसपास का इलाका है वहां की तरफ ये लोग मूव करते हैं। ठीक,
इसी माइग्रेशन की वजह से जब ये यहाँ से मूव करते हैं तो यही लोग जाकर वहां पर सराय नाहर राय, महदहा और दमदमा जैसी जो मेजोलिथिक एरा की जो बस्तियां थी वो ये बसाते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये इन्हीं लोगों ने वहां पर जाके बसाया, ऐसा कहा किसने? जीआर शर्मा ने कहा। दूसरी चीज अगर हम, यानी कि ये क्या हो रहा है, असर्शन जो है वो सही है, माइग्रेशन हुआ। जी सर। आर की बात अगर करें तो ये माइग्रेशन क्यों हुआ? क्या ये माइग्रेशन जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ? यानी कि ए सही है, आर सही है कि नहीं वो देखें। प्लीस्टोसीन जिसको हम हिमयुग भी बोलते हैं, उसके बाद शुरुआत होती है होलोसीन पीरियड की। होलोसीन पीरियड में हम देखते हैं कि जो क्लाइमेट है उसमें बहुत बड़ा चेंज आता है, मौसम जो होता है वो गर्म होने लगता है। तो जलवायु परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? जलवायु परिवर्तन हुआ। और जलवायु परिवर्तन में जब मौसम गर्म हुआ तो विंध्यन एरिया जो है, पठारी एरिया है कि नहीं, पठारी एरिया है वो सारा पूरा, तो वहां पर शुष्कता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, एरिडिटी होगी कि नहीं होगी? ठीक है, तो इस शुष्कता के बढ़ने की वजह से ये जो एरिया है ये पठारी एरिया भी है, पहाड़ी एरिया भी है, तो यहाँ पर सूखा पड़ा। सूखा पड़ने से यहाँ की जो नदियां हैं, जो झीलें हैं, वो सूखने लगी। जब नदियां और झीलें सूखेंगी तो वहां के पेड़ पौधे और जानवरों की संख्या बढ़ेगी कि घटेगी? बोलिए। बढ़ेगी। सूखा पड़ने से जानवर बढ़ेंगे और पेड़ पौधे घटेगी। बढ़ेंगे। सॉरी घटेगी, सॉरी घटेगी सर। हाँ, घटेगी। जब ये घटे तो इनके खाने पीने की चीजें कम हुई कि नहीं हुई? जी सर। और जब खाने पीने को ही नहीं मिलेगा तो किधर जाएंगे? नदी की तरफ जाएंगे। और वहां पर सबसे बड़ी नदी कौन बह रही है? गंगा बह रही है। तो किधर मूव करेंगे? गंगा की तरफ मूव करेंगे। पेरिनियल नदियों की तरफ चलेंगे, गंगा घाटी की तरफ मूव करेंगे। यानी कि ये चीज हुई और यही कारण था इस मूवमेंट का। तो ए भी सही है, आर भी सही है, यानी कि दोनों सही है। क्या आर ए का कारण है? क्या आर ए की Yes. सही व्याख्या है? क्या लग रहा है Yes, sir. आपको? यस सर। सही है सही सर। व्याख्या सर। तो सही क्या होगा? व्याख्या है। ए बी सी डी में क्या होगा? ए। ए। ये आंसर सही है। ये यार दोनों सही है यार की। तो कथन ये सही कारण है। वाले सवालों को कैसे ट्रीट करना है समझ में आ गया आप लोगों को, और ये क्लियर हो गया? हाँ हाँ ठीक। सर। अब चलते हैं आगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, यानी कि ए ऐसा ये बिल्कुल फैक्चुअल सिंपल सा सवाल है। निम्नलिखित विभागों में से सर किसका? एक डाउट है बोलिए। सर, वो जो ओल्डेस्ट रॉक पेंटिंग का था इन्वॉल्व रिसेंट एविडेंस, वो इंडोनेशिया से था। हाँ, ना सुलवेसी ना आइलैंड। ना ना ना, यहां पर ध्यान रखिएगा। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहली जो खोजी गई है वो कहाँ खोजी गई है? यहाँ पर खोजी गई है, मिर्ज सुहागी घाट हाँ में। वो आगे में, हाँ ठीक हाँ, ठीक। वो सबसे पुरानी है, ये सबसे पहली है। ठीक है। सर ये खोजी गई पहले है ना, हाँ, खोजी गई सबसे और पहले, सबसे पहली पुरानी तो खोजी सबसे पहली वही है ना। इंडोनेशिया वाली है। यस सर। ठीक। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसके संलग्न कार्यालय है? विज्ञान, प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन विकास, पर्यटन, संस्कृति। बताइए। संस्कृति संस्कृति सर। संस्कृति। ठीक। अब इसका नाम आ गया तो उसके बारे में समझ लेते हैं। ये संस्कृति यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर है। और यहाँ अगर हम लोग देखें तो ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना जो है वो कब की गई थी? बस 2-3 सवाल बचे हैं। 1861 1861 में की गई थी। में। कौन था वॉयसराय? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग था। इसका फाउंडर कौन था? कनिंघम, हाँ कैनिंग। अलेक्जेंडर कनिंघम था इसका। और इसी वजह से कनिंघम को बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। और ये इसके पहले डायरेक्टर जनरल भी थे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। पूरे सब सर नहीं दिखते। तुक्के मारने की नहीं हो रही है। ठीक है, ध्यान ऐसे रखिए। भूल जाएगा नहीं दिल्ली। हाँ, ठीक है। नई दिल्ली में है। और इसके बाद और भी लोग आते हैं, जैसे लॉर्ड कर्जन के समय में इसका सेंट्रलाइजेशन किया गया और जॉन मार्शल को लॉर्ड कर्जन के समय इसका नया महानिदेशक बनाया गया। और ये जॉन मार्शल की इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि जॉन मार्शल के समय ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1921 में हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई की थी। याद रहेगा? जॉन मार्शल को किसने बनाया? कर्जन ने।
यस। ठीक, आगे चलते हैं। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर कनिंघम। कनिंघम को कहा जाता है। कनिंघम। 1861 में स्थापना की और पहले डायरेक्टर जनरल बने। और अभी हम लोगों ने जब उनकी बात करी, जॉन मार्शल की, तो ये बात ध्यान रखिए कि अगर पूछा जाए कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग आर्कियोलॉजिकल सर्वे में किसके कार्यकाल को कहा जाता है, तो जवाब होगा जॉन मार्शल। जॉन मार्शल का जो कार्यकाल है उसको भारतीय इतिहास का आर्कियोलॉजिकल सर्वे का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के समय में और इन्हीं के डायरेक्शन में 1921 में दयाराम शाहनी ने हड़प्पा और 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज और एक्सकेवेशन वगैरह की शुरुआत करी थी। और ये बताया था दुनिया को कि भारत का जो सभ्यता है वो भी दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं जैसी ही है, वो भी मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी सभ्यताओं के बराबर ही पुरानी है, और ये कोई नई चीज नहीं है। ठीक, 1944 में जो है वो मॉर्टिमर व्हीलर बनते हैं महानिदेशक। तो ये बने 1861 में, क्रोनोलॉजी भी ध्यान रखिए। ये 1902 में ये बनते हैं। मॉर्टिमर व्हीलर कब बनते हैं? 1944 से बनते हैं। इन्होंने बहुत सारी, जैसे हड़प्पा में भी खुदाई में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, ब्रह्मगिरी जैसे स्थलों की इन्होंने खुदाई करवाई। जेम्स प्रिंसेप का नाम आता है। जेम्स प्रिंसेप बेसिकली क्या है? ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से रिलेटेड नहीं है। ये बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ऑफिसर थे और एक टकसाल में काम करते थे। लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? इन्होंने भी एक बहुत बड़ा काम किया। 1837 में इन्होंने ब्राह्मी स्क्रिप्ट, इसको डेसिफर किया था, इसको पढ़ा था अशोक के अभिलेखों से। ठीक है, फिर अगला है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर है? तो शीट में मैंने देके रखा गया, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है वो भोपाल में है। लेकिन ये 1997 का क्वेश्चन है, तब इसको राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहा जाता था। अब इसका नाम बदल दिया गया है, अब इसका नाम रख दिया गया इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। तो इसके नाम के आगे जुड़ गया है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। ये भोपाल में है, श्यामला हिल्स है भोपाल में, वहां पर ये सिचुएटेड है। ठीक है, फिर हमारा अगला है लास्ट, मानव सभ्यता के विकास की कहानी को दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहां पर स्थित है? अभी बताया, भोपाल। कौन से हिल्स में? श्यामला हिल्स। ठीक है, श्यामला हिल्स में है। तो ये हमारा फिनिश होता है और कल मिलते हैं सेम टाइम पे। ठीक है।